टू प्रोवाइड देम सम एंटरटेनमेंट, है ना। तो उसके लिए क्या होता था, दरबारों में बादशाह जो लोग थे वो एक दास्तान को मुलाजिम रखते थे, और वो दास्तान को मुलाजिम जो है वो नावल जब उर्दू ज़बान में आई उससे पहले जो रिवाज था वो किस चीज़ का था, वो दास्तानों का था। दास्तान गोई का जो आर्ट है ना वो भी काफ़ी टिपिकल आर्ट है। इसलिए टिपिकल आर्ट है क्योंकि आपको लोगों को कहानी सुनानी है और दखल है। जब हम दास्तान गोई की बात करते हैं तो उसमें असलूब की जो है बहुत इंपॉर्टेंस आ जाती है। और उसलूब का मतलब क्या है। आदाब नाजरीन, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे और अभी बर्फ़बारी का मज़ा ले रहे होंगे। जो कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं और जो जम्मू के हैं वो अपनी बारिशों का मज़ा ले रहे होंगे। तो हम इस उर्दू के जो शुमारे को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने बतरतीब चैप्टर्स हमने लिए हैं, गज़ल लिए है, नज़म लिए है, उसी तरह अब जो है हमारे नस्र असनाफ़ की बारी है। और इसमें जो पहला हमारा टॉपिक है वो दास्तान है। तो हम शुरू करने से पहले दास्तान के बारे में जो नोट आपकी किताब में दिया हुआ है, कुछ गैर ज़रूरी बातें जो है या ज़रूरी बातें जो हैं वो करेंगे, और उसके अलावा भी कुछ बातें जो होंगी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो आपको बताऊँगा, कुछ नई इंटरेस्टिंग बातें, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों के एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखता हूँ, ठीक है, आप लोगों के डीएम्स वगैरह मुझे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जुड़े रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, हमारी टीम के साथ जुड़े रहिए। हम और भी बहुत सारा कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं। हम आपस में बात करते रहते हैं कि कैसे शॉर्ट कंटेंट्स लाएं, शॉर्ट वीडियोस में कैसे कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करें, या कैसे लेक्चर्स को और इनोवेटिव बनाएं। तो हमारे साथ जुड़े रहें। और मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए सोचा है कि एक तो डिक्शनरी के यूज़ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि डिक्शनरी के यूज़ पे एक वीडियो बना लीजिए, है ना। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, और या नोट्स हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं जिन पे आपको शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगी ओवर टाइम। तो हम जी आगे बढ़ते हैं, हम अपना जो आज का सबक है वो शुरू करते हैं। तो हम दास्तान का जो नोट है उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं कि दास्तान किसको कहते हैं और दास्तान से मुराद क्या है, ये कैसे अलग है नावल से, अफसाना से, है ना। तो क्या है, उर्दू की नस्र असनाफ में दास्तान को काफ़ी अहमियत हासिल है, ठीक है। यानी ये काफ़ी अहम है। अगर हम असनाफ की बात करें, देखिए असनाफ से मुराद क्या है, असनाफ से मुराद है सिन्फ, ठीक है ना। सिन्फ मतलब हो गया आपका टाइप ऑफ, टाइपोलॉजी कह सकते हो आप, है ना। तो असनाफ दास्तान काफ़ी अहम असनाफ है, ठीक है, अहम असनाफ है हमारे यहाँ देखिए यहाँ ये इस्तेमाल कैसे, हाँ यहाँ के कंटेक्स्ट में भी इस्तेमाल होता है कि यहाँ, हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ नावलों से पहले दास्तानों का रिवाज आम था। यानी नावल जब उर्दू ज़बान में आई उससे पहले जो रिवाज था वो किस चीज़ का था, वो दास्तानों का था, ठीक है ना, आम था दरबारों में। यानी ये वो टाइम है जब मोनार्की है, ठीक है ना। पॉलिटिकल सेटअप भी आप देख लो एक बार, इससे अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि चीज़ें कैसे साथ साथ ज़माने की चलती हैं। और बिलखुसूस अदब की जब बात करें तो जो ज़माने के तगय्युरात हैं वही रिफ्लेक्ट होंगे किसमें, वही आपके जो अदब है उसमें रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो दरबारों में दास्तान गो मुलाजिम यानी दास्तान पढ़ने वाले, ठीक है, उनका क्या होता था। देखिए दास्तान गोई का जो आर्ट है ना वो भी काफ़ी टिपिकल आर्ट है। इसलिए टिपिकल आर्ट है क्योंकि आपको लोगों को कहानी सुनानी है, और ऐसा नहीं है कि एक दिन में ख़त्म करनी है कहानी। ये कहानी महीनों चलेगी, ये कहानी महीनों चलेगी। तो इस कहानी को आपको सुनाना है ऐसे कि लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड भी हों, सुने भी, इससे इसमें मज़ा भी आए और बोर भी ना हो, समझ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ख्याल रखनी पड़ती हैं, का ख्याल रखना पड़ता है। तो दास्तान को मुलाजिम जो है रखे जाते थे, ठीक है, बाकायदा मजलिसों में यानी महफिलों में दास्तानें सुनाया करते थे। इन दास्तानों का मकसद सामाईन यानी सुनने वालों को, ये सामा से निकला है, सामे से निकला है, सामे से निकला है, सामे मतलब सुनने, सुनने की जो कुव्वत है ना, हम उसको कुव्वत सामिया कहते हैं, सामिया। और सामीन को कुछ देर के लिए फरहत व मसरत यानी वही एंटरटेनमेंट जिसको हम कहेंगे आज के ज़माने में, का सामान मुहैया करना था, है ना, टू प्रोवाइड देम सम एंटरटेनमेंट, है ना। तो उसके लिए क्या होता था, दरबारों में बादशाह जो लोग थे वो एक दास्तान को मुलाजिम रखते थे, और वो दास्तान को मुलाजिम जो है वो दास्तानें सुनाया करते थे, ठीक है ना। तो आगे क्या है, आगे ये है कि ये दास्तानें किस्सा दर किस्सा यानी
एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी कनेक्टेड है, उससे अगली स्टोरी कनेक्टेड है। तो ऐसे ही किस्सा दर किस्सा हुआ करती थी और दास्तान गो इन्हें किस्त और महीनों सुनाया करते थे, यानी महीनों तक ये दास्तानें चलती थी। ये एक दिन एक हफ्ते नहीं चलती थी, ये महीनों, साल, हाँ साल भर एक ही। अब आप बोलोगे कि सर इतना क्या किस्सा सुनाते थे वो कि एक साल तक किस्सा चल रहा है। वो किस्सा दर किस्सा होता था, वो किस्सा दर किस्सा होता था, यानी एक किस्सा किसी बादशाह का और उसके बेटे का, ठीक है, उसमें फिर किससे जोड़ रहे हो। जैसे आज सीरीज में होता है, सीरीज में कैसे होता है, सीरीज इज काइंड ऑफ न्यू टाइप ऑफ दास्तान कह सकते हो आप उसको, कि नए तरीके की दास्तान जो है वो आपकी आज की सीरीज है, ठीक है ना, जो आपका महीनों खा जाती है, आपको पता ही नहीं चलता, गेम ऑफ थ्रोन्स ये वो है ना, और आप देखते भी हो क्योंकि इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। तो वही है, दास्तान का मामला भी वैसा ही है। इनमें ज्यादातर ख्याली किस्से, जैसे आपकी गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, ख्याली किस्से हैं इसमें, ख्याली किस्से होते हैं। और माफोक फितरी अनासिर, माफोक फितरी अनासिर हो गया जो इंसान की फितरत कबूल ना करे। माफोक फितरी यानी फितरत में, फितरत उसको कबूल ना करे, आपका जहन उसको कबूल ना करे। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स देख लीजिए, उसमें ड्रैगन्स हैं, ये है वो है ना, कोई ऐसी किंगडम है जो कहीं थी नहीं, तो ये अकल तो कबूल नहीं करती, मगर आपको मजा आता है सुनने में। मार्क फोक फितरी अनासिर, देखिए ये एक जो कीवर्ड मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप नावल और अफसाने की बात करेंगे, जब हम आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे, तो हम देखेंगे दास्तान और उसमें फ़र्क ही क्या है। और ये एक बहुत बुनियादी फ़र्क है, इसको काफ़ी हाईलाइट करके समझिएगा कि माफोकुल फितरी अनासिर का होना दास्तान की एक बुनियादी सिफत है, यानी ये दास्तान की एक बेसिक जो है कैरेक्टरिस्टिक है कि माफोक फितरी अनासिर का होना, ठीक है। यानी जिनों, देवों और परियों की मुहैयल मुहैयल यरुल अकूल, हाँ अकूल अक्ल से निकला है, मुहैयरुल अकूल, मुहैयर मतलब हो गया हैरत, और अकूल मतलब हो गया अक्ल की जमा, ठीक है, अक्ल को हैरान कर देने वाला, ठीक है ना, ठीक है। देवों और परियों की मुहैयरुल अकूल कारनामे हैं, बड़े हैरत अंगेज असलूब, असलूब देखिए, असलूब का भी इसमें बहुत जो है एक्चुअली दखल है। जब हम दास्तान गोई की बात करते हैं तो उसमें असलूब की जो है बहुत इंपॉर्टेंस आ जाती है। और उसलूब का मतलब क्या है, उसलूब का मतलब है वे ऑफ नरेशन, जिसको हम कहेंगे वे ऑफ राइटिंग। हर शायर का अपना तरीका है, हर लिखने वाले का अपना तरीका है, हर कोई कहानी को अपने तरीके से प्रेजेंट करता है, ठीक है, वो उसलूब का होना ज़रूरी है। मैं बयान किए जाते हैं, बज़ाहिर इन किस्सों का हकीकी ज़िंदगी से यानी रियल लाइफ से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर का भी वास्ता नहीं होता, ताहम इनमें अपने ज़माने की माशरत की अक्कासी भी होती है। देखिए इसका, इनका रियलिटी से तो कोई वास्ता नहीं है, कि रियलिटी में जो कुछ हो रहा है या उस ज़माने में जो कुछ हो रहा है उससे तो कोई वास्ता नहीं है, मगर उस ज़माने की जो माशरत है यानी सोसाइटी है, उसका आईना हमें कहीं ना कहीं दास्तानों में मिलता है। उस ज़माने में जो चीज़ें थी वो हमें समझ आती हैं दास्तानों के ज़रिए कि क्या क्या कल्चर का पार्ट था। तो वो एक इम्पॉर्टेंस हो जाती है दास्तानों की, कि दास्तान हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक है, या इसीलिए ये अहम सिन्फ है। उर्दू में दास्तान का रिवाज हमें उस ज़माने से मिलता है जब इसमें तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला शुरू हुआ, यानी दास्तानों का जो हमें सुराग मिलता है या पहली दास्तान जो उर्दू में मिलती है वो तब से ही मिलती है जब से उर्दू में लिखना शुरू किया गया, यानी उर्दू में तसनीफ़ व तालीफ़ का जब से सिलसिला शुरू हुआ तब से ही हमें दास्तानें मिलती है, यानी दास्तानें दौर अव्वल से ही मिलती हैं, कहीं ना कहीं शुरू हुआ। जनूबी हिंद में यानी साउथ इंडिया में लिखी गई मुल्ला वजही की, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहली दास्तान भी उर्दू की कहते हैं। सबरस, इसको कुछ लोग तमसील भी कहते हैं यानी पर्सोनिफिकेशन भी कहते हैं, बट कुछ लोग इसको दास्तान भी कहते हैं। तो मुल्ला वजही साहब ने क्या सबरस लिखी, और इसको कदीम तरीन दास्तान, उर्दू की कदीम तरीन दास्तान है, जिसमें इसको अक्ल की कशमकश को बड़े दिलचस्प उसलूब से पेश किया गया है। इसने क्या किया है, मुल्ला वजही साहब ने क्या किया है, इसको अक्ल की जो कशमकश है, अक्ल कुछ कहती है इश्क कुछ कहता है, उसको उन्होंने नहायत खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। शुमाली हिंदुस्तान में लिखी गई उर्दू की पहली दास्तान किस्सा मेहर अफरोज दिलबर है, ठीक है, और तहसीन की 9 तर्ज मुरस्सा एक उम्दा दास्तान है। अब ये और 2 दास्तानें हैं जो नॉर्थ इंडिया में लिखी गई, ये जो थी ये साउथ इंडिया में, मुल्ला वजही की जो सबरस है ये साउथ इंडिया में लिखी गई, जनूबी हिंदुस्तान में, और शुमाली हिंदुस्तान में जो 2 पहली कहीं ना कहीं
दास्तानें लिखी गई, उनमें से एक पहली जो है वो किस्सा मेहर अफरोज दिलबर है, और दूसरा है नौ तर्ज मुरस्सा जिसके मुसन्निफ मोहम्मद अता खान तहसीन है। ठीक है, उनका तखल्लुस तहसीन है। एक उम्दा दास्तान है, इसकी इबारत मुसज्जा और मुकफ़ा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मुसज्जा और मुकफ़ा है। मुसज्जा मतलब हो गया, मुसज्जा और मुकफ़ा का मतलब हो गया राइम में है, बहर में है। मुकफ़ा काफिया है, काफिये हैं उसमें। ठीक है, मुसज्जा और मुकफ़ा है, यानी उसमें काफियों का इस्तेमाल होने की वजह से खासी मुश्किल है। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि उर्दू नस्र जब शुरू हुई तो उसमें भी एक शायरी का गलबा रहा। मतलब हम शायराना अंदाज में ही नस्र लिख रहे थे, आप समझ रहे हैं। वो नस्र ऐसी थी जिसमें काफी का ख्याल रखा जा रहा था। आप अगर ये नौ तर्ज मुरस्सा का अगर कोई एक पेज उठाएंगे ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि ये कैसे इसने लिखी है। वो शायरी, वो एक्चुअली लिख रहा स्टोरी है, डिस्क्रिप्टिव स्टोरी लिख रहा है, मगर शायरी के अंदाज में लिख रहा है और मुकफ़ा और मुसज्जा रख रहा है इबारतों को। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से समझना भी मुश्किल हो जाता है, प्लॉट भी पेचीदा हो जाता है। ठीक है कहानी भी मुश्किल हो जाती है। ठीक है ना, होने की वजह से खासी मुश्किल है। इंशाअल्लाह खान इंशा जो है, उनने और एक लखनऊ में रानी केतकी की कहानी करके एक और नज़्म, एक और दास्तान लिखी है जो काफ़ी मशहूर है। और रजब अली बेग सुरूर साहब जो है, इन्होंने दास्तान फसाना अजायब लिखी है, जो भी उम्दा कारनामा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये नाम है हमारे चंद दास्तानों के। अब क्या हुआ, अब हुआ एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। ये हुआ 1800 में, 1800 ईस्वी। 1800 ईस्वी में क्या हुआ, अंग्रेजी हुकूमत ऑलरेडी हिंदुस्तान में आ चुकी थी, अपना सिक्का जमा रही थी। ठीक है, तो 1800 में क्या किया इन्होंने, एक फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टैब्लिश किया। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ एस्टैब्लिश किया, कलकत्ता में। कलकत्ता यानी कलकत्ता, उस दौर का कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज के कयाम के बाद उर्दू में बहुत सारी दास्तान लिखी गई, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज ने भी दास्तान के फन को प्रमोट किया। ठीक है ना, उन्होंने भी दास्तानें लिखवाई। मगर देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पहले मैं एक बात बता देता हूँ। फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद क्या था। फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद था कि जो इंग्लिश ब्यूरोक्रेट्स थे, या इंग्लिश जो सरकारी मुलाजिम थे अंग्रेज़ों के, उनको यहाँ की सकाफत, यहाँ की तहजीब से जो है जोड़ना, उनको समझाना कि यहाँ कौन सी लैंग्वेजेस है, यहाँ कैसे लोग हैं, यहाँ का कल्चर कैसा है, वो सारी समझाना, वो सब बातें उनको। या फिर अंग्रेजी किताबों का उर्दू में तर्जुमा हो, है ना, जिसको ट्रांसलेशन कहेंगे, ये सारा काम जो है फोर्ट विलियम कॉलेज ने अंजाम दिया। इसका मकसद क्या था, अब आप ये भी पूछो। इसका मकसद ये था हिस्टोरिकली कि दे हैड टू रूल इंडिया। तो इन ऑर्डर टू रूल इंडिया दे हैड टू बी फेमिलियर विद द कल्चर, विद द लैंग्वेजेस, हाँ, विद द प्रैक्टिसेस, विद द कस्टम्स। तो ये सब चीज़ें जो है उनको फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत सिखाई गई। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज असली हिंदुस्तानियों के लिए नहीं बना था, वो अंग्रेज़ों के लिए ही बना था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में कायम करते हैं उसका। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दास्तानी उसमें भी लिखी गई। इस इदारे का सबसे अहम कारनामा मीर अमन की बागो बहार है। ठीक है, जिसका एक पार्ट आपकी किताब में किस्सा चार दरवेश के नाम से दिया हुआ है, वो मीर अमन की बागो बहार असल में दास्तान है। ये असल में मिर्ज़ा तहसीन की नौ तर्ज मुरस्सा का आसान तर्जुमा है। तो नौ तर्ज मुरस्सा जो है, उसका आसान तर्जुमा मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेर असर या ज़ेर मुलाजमत लिखा, जिसका नाम रखा बागो बहार। ठीक है, उसका सिंपल ट्रांसलेशन लिखने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ क्या था, वहाँ मसला था मुकफ़ा और मुसज्जा इबारतें थी, और क्लास की अंदाज था, फारसी का गलबा था। अच्छा, मुसज्जा, ठीक है, तहसीन की मुश्किल ज़बान का सलीस यानी आसान और आसान तर्जुमा है, जो ज़बान की खूबी की वजह से तर्जुमा होने के बजाय तवाज़ात किस्सा मालूम होता है। देखिए, अब इन्होंने ट्रांसलेशन भी ऐसा किया है कि ये अब ट्रांसलेशन मालूम नहीं होता, ये लगता है उनकी जहनी कहानी है, यानी उन्होंने नई कहानी लिखी है, मगर दरअसल में क्या है, ये दरअसल में ट्रांसलेशन ही है। मगर इन्होंने इस तरह से ट्रांसलेशन किया है, इतनी खूबसूरती से ट्रांसलेशन किया है कि इट अपेयर्स टू बी दैट इट्स देयर ओन कंटेंट, ये उनका नेचुरल है, ये उनकी तबाजात है। तबाजात यानी उनकी तबीयत से निकली है, उन्होंने खुद लिखी है अपने दिमाग की क़ुव्वत से, मगर दरअसल वो ट्रांसलेशन है। ठीक है, तबा मालूम होता है, और इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद इसकी मकबूलियत में कोई फ़र्क नहीं आया। देखिए, आज भी इनफैक्ट मैंने भी कुछ टाइम पहले शुरू की और पढ़ रहा हूँ अभी। बागो बहार जो है, मोटी सी किताब है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं पूरी किताब। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है। अब मुझे इसलिए पढ़ना है क्योंकि मैं उर्दू से वाबस्ता हूँ, तो मेरे लिए लाजमी है ये सब चीज़ें पढ़ना।
आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, मकबूलियत में कोई फ़र्क नहीं है, यानी आज भी पढ़ी जाती है। शेर अली अफसोस की आराइश महफिल, ठीक है, और हैदर बख्श हैदरी की तूता कहानी फोर्ट विलियम कॉलेज की ही देन है। ये और दो नज़मों का, दो और दो दास्तानों का इन्होंने रेफरेंस दिया है जो फोर्ट विलियम कॉलेज के ही ज़ेर असर या ज़ेर एहतिमाम वजूद में आई, यानी लिखी गई। ठीक है ना। अब हम देखते हैं और क्या है उसमें, और क्या है। देखिए 19वीं सदी के आखिर में कुछ इसने हिस्टोरिकल चीज़ें बताई हैं यहाँ जो इंपॉर्टेंट है। 19वीं सदी के आखिर में, यानी 19th सेंचुरी के आखिर में, जब नई तहजीब का चकाचौंध की चकाचौंध यानी चमक धमक, नई तहजीब से मुराद अंग्रेजों, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर, जो अब हिंदुस्तान में घुस रहा था। अंग्रेजों की तहजीब अब हिंदुस्तान में अपना कदम जमा रही थी। चकाचौंध उर्दू ज़बान और अदब की को नई मंजिलों की तरफ मुतवज्जा किया, तो इसका असर दास्तान पर भी पड़ा। नई तहजीब तकाज़ों ने इंसान को ख्यालों की दुनिया से निकालकर हकीकत की ज़मीन पर चलने पर मजबूर किया, जिससे उर्दू अदब की ये सिन्फ जवाल का शिकार हो गई। ताहम ये कहना बेजान न होगा कि कहानी की दुनिया में आज हमें जितनी पेशरफ्त नज़र आती है वो हरगिज़ मुमकिन न होती अगर दास्तान का बेपना सरमाया हमारे विरसे में न मिला होता। यानी मकसद क्या है कहने वाले का। देखिए 19वीं सदी के आखिर तक क्या हुआ, जब ये न्यू कल्चर, ये एंग्लिसाइजेशन हुई हिंदुस्तान में और मॉडर्निटी आ गई जिसको हम कहेंगे, है ना। तो मॉडर्निटी के ज़रिए असर क्या हुआ कि ये जो दास्तानें हैं इनको मसरूक़ करार दिया गया, यानी इनका कोई रेलेवेंस नहीं रहा अब, क्योंकि अब हकीकत पसंदी आ गई, यानी अब लोगों के मसाइल पर बात करने लग गए, अब रियल लाइफ के इंसिडेंट्स पे बात करने लग गए लोग। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ये हुआ कि दास्तानों की जो इम्पोर्टेंस है वो कम होती गई और नावलों और अफसानों की तरफ जो है मुसन्निफीन रागिब हुए और उन्होंने उस चीज़ को प्रमोट किया। ठीक है ना। मगर जिस तरह के किस्से आज हमारे नावलों में या हमारे अफसानों में लिखे जाते हैं, या जिस तरह की कहानियाँ उसमें पेश की जाती हैं, वो कभी पॉसिबल नहीं होता अगर हमारे पास दास्तान का विरसा, यानी दास्तान के बैकग्राउंड अगर हमारे पास मौजूद नहीं होता, तो उर्दू ज़बान में नावलें लिखना नामुमकिन होता या बहुत मुश्किल होता, क्योंकि नस्र की कोई अफसानी असनाफ ही मौजूद नहीं है। आपने नस्र में इस लैंग्वेज में कुछ लिखा ही नहीं है, और ये वो टाइम है जब उर्दू जस्ट स्टार्ट हुई है। उर्दू जस्ट पैदा हुए 1750s के बाद जो है मुल्ला वजही की सबरत जो है मंजर आम पे आती है, तो 1800s का टाइम है ये। तो जस्ट 80-90 ईयर्स अगो पहली उर्दू में कोई किताब, नसरी किताब लिखी गई है, तो कितना आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो लैंग्वेज कितनी मच्योर होगी? उतनी मच्योर नहीं होगी नेचुरली, बट दास्तानों के होने की वजह से उसको ईजी हुआ कि वो शिफ्ट कर पाई नावलों और अफसानों में। तो ये दास्तानों की अहमियत है। अब हम मीर अमन दहलवी साहब पर कुछ गुफ्तगू करते हैं, मीर अमन दहलवी साहब के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। मीर अमन दहलवी साहब क्या कहते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में कायम हुआ, जो मैंने आपको बताया। कलकत्ता में कायम हुआ, यानी कैलकटा में, जिसको आज कोलकाता कहते हैं। ठीक है। इस कॉलेज का मैं काम करने वालों में सबसे मशहूर अदीब मीर अमन है, यानी इनमें जो इस कॉलेज के तहत जितने भी मुसन्निफीन, जितने भी राइटर, जितने भी पोइट्स को उन्होंने जमा किया था इस चीज़ के लिए कि अंग्रेज़ों को ये ज़बानें सिखाई जाए, फ़ारसी, अरबी या उर्दू, तो उसमें से मीर अमन अमीर है, काफ़ी मशहूर है। सॉरी, मीर अमन अमीर है, अमीर नहीं है, मशहूर है, यानी फेमस है। ठीक है। अफसोस कि इनकी हालात बहुत कम मालूम है, यानी हमें इनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं पता चलते। इनका तखल्लुस लुत्फ़ था, यानी इनने अपना पेन नेम जो था पहले लुत्फ़ रखा था, लेकिन इस तखल्लुस को भी आज बहुत कम जानते हैं। मतलब ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि इनका तखल्लुस पहले लुत्फ़ था। मतलब मीर अमन का असली तखल्लुस यानी पेन नेम, जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला खान उनका नाम है और गालिब उनका तखल्लुस है, उसी तरह इनका नाम जो है मीर अमन है, उनका तखल्लुस जो था वो आपका लुत्फ़ था एक टाइम पे। मगर वो ये बात भी कम लोग जानते हैं। इसकी एक वजह ये भी है, हो सकती है कि उस ज़माने में फोर्ट विलियम कॉलेज में मिर्ज़ा अली लुत्फ़ नामी शायर भी मौजूद थे, यानी उस टाइम पे फोर्ट विलियम कॉलेज में मिर्ज़ा अली लुत्फ़ के नाम से एक और शायर भी मौजूद थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और हमें ये बात पता नहीं चलती, अक्सर लोगों को पता नहीं है कि मीर अमन का भी तखल्लुस लुत्फ़ था। ठीक है ना। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, ठीक है, ये हमने पढ़ा। मीर अमन ने अपनी सबसे मशहूर किताब बाग़ो बहार यानी किस्सा चाहर दरवेश का जो तर्जुमा है, मैं अपना तखल्लुस
इस्तेमाल नहीं किया, यानी इन्होंने अपना नाम कहीं लाया नहीं है, ठीक है ना। रहने लगे, ओके। मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे, यानी दिल्ली में पैदा हुए थे, दिल्ली में रहे थे। जब दिल्ली में हालात खराब हुए तो कलकत्ता पहुंच गए, यानी जब देखिए 1857 को भी दिमाग में रखिए, ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है उस टाइम की। और 1857 क्या है, जो पहली जंग आज़ादी है हिंदुस्तान की, यानी जिसको हम बोलते हैं सिपाही म्यूटिनी अंग्रेज लोग कहते हैं, और हम बगावत हिंद भी कहते हैं एट टाइम्स। तो जब दिल्ली उजड़ गई, दरअसल में नादिर शाह के हमलों के बाद, वो इससे पहले था, जब इनफैक्ट जो हमने मीर का जो पढ़ा था तो हमने देखा था मीर साहब भी कूच करके जो है कलकत्ता, ये सॉरी लखनऊ चले गए थे। तो उसी तरह मीर अमन साहब भी दिल्ली के उजड़ने के बाद जो है कलकत्ता चले और वहीं रहने लगे। मीर बहादुर अली हुसैनी के तवसुत से फोर्ट विलियम कॉलेज पहुंचे। मीर बहादुर अली हुसैनी एक शख्स थे, उनकी कनेक्शन से, उनका कनेक्शन की वजह से क्या हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज पहुंचे। और गिलक्रिस्ट, जॉन गिलक्रिस्ट एक काफ़ी फेमस बंदा है जो फोर्ट विलियम कॉलेज का एक रुकन था और जिसने उर्दू अदब के हवाले से बहुत काम किए हैं। तो जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर उन्होंने फ़ारसी के मशहूर किस्सा चार दरवेश को उर्दू में लिखा, बागो बहार नाम रखा। बागो बहार फ़ौरन मकबूल हुआ और आज तक इसकी शोहरत और मकबूलियत बरकरार है। यानी बागो बहार जो है किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा है, और गिलक्रिस्ट की जो ख्वाहिश थी कि इसको आप ट्रांसलेट करो, तो मीर अमन साहब ने क्या किया, उन्होंने ट्रांसलेट किया, और इसी तरह जो है वो मशहूर हो गया, अपने दौर में भी मशहूर हो गया और आज तक मशहूर है, ठीक है ना। तो आगे क्या है, बागो बहार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें जो 5 किस्से पेश किए गए हैं, देखिए असली में 5 किस्सों पर मुश्तमिल है, यानी 5 स्टोरीज हैं, वो आसान और दिलनशीन जबान में है। यानी अब ये बागो बहार की खूबियां बता रहा है कि बागो बहार की खूबियां क्या है। 5 किस्से हैं जो दिलनशीन और सादा जबान में पेश किए गए हैं, ठीक है ना। इन किस्सों में इखलाकी रंग है, इखलाकी रंग भी है, यानी इखलाकी मतलब तहजीब, तरीका, तमीज़, है ना। अखलाक, जिसको हम कहते हैं, अखलाक हो गया तौर तरीका, है ना, जिसको हम उठने बैठने का ढंग भी कहें, अखलाकी रंग भी है, और हुस्न इश्क की दास्तान भी है। लेकिन ये सब खूबियाँ उसी वक्त काबिल ज़िक्र होती हैं जब किसी की ज़बान में सफाई और ज़ोर हो, यानी ये चीज़ें तब मानी रखती हैं जब क्या हो, ज़बान साफ़ हो। यानी ज़बान अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप किसी भी तरीके से जो है किस्सा कितना भी अच्छा हो, आप समझ नहीं पाएंगे उसको, आप किसी को समझ नहीं पाएंगे। तो ज़बान की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मीर अमन की ज़बान इतनी सादा नहीं है जितनी बज़ाहिर मालूम होती है, लेकिन इसमें इतनी सादा नहीं है, यानी इट इज़ सिंपल लैंग्वेज बट इट इज़ नॉट दैट सिंपल जितनी बज़ाहिर मालूम होती है, यानी जितनी सामने से नज़र आती है उतनी आसान नहीं है। लेकिन इसमें ख्वामखा की रंगीनी और पेचीदगी भी नहीं, यानी इसमें ख्वामखा की जो रंगीनी है, यानी इसमें जो ख्वामखा की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो भी नहीं है, ठीक है। इनके पास अरबी, फ़ारसी और देसी हर तरह के अल्फाज का ज़ख़ीरा है, यानी इनके पास जो है अरबी, फ़ारसी और देसी यानी हिंदुस्तानी अल्फाज का भी ज़ख़ीरा है, यानी हिंदुस्तानी अल्फाज को भी जो है अपने दास्तान में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, और इस बड़ी खुश असलूबी से इस्तेमाल करते हैं, यानी खुश असलूबी, मैंने आपको बोला उसलूब यानी ढंग है, तरीका है बातों को पेश करने का। खुश असलूबी मतलब अच्छा, खुश, यहाँ सिर्फ वो हंसने वाला खुश नहीं है, खुश मतलब जो भला मालूम हो, जो अच्छा मालूम हो, ठीक है ना। खुश मिजाज कहते नहीं हम, तो वैसे खुश उसलूब यानी उनका उसलूब बड़ा दिल खुश कर देने वाला है, इस्तेमाल करते हैं। मीर अमन के मुहाकात और जुजियात निगारी पर कमाल का अबूर रखते हैं, यानी चीज़ों को जोड़ने में, जुजियात, जुज, एक को दूसरे से कनेक्ट करना, दूसरे को तीसरे से कनेक्ट करना, इसमें जो है आपके मीर अमन साहब महारत हासिल रखते हैं, यानी माहिर हैं, ठीक है ना। सैर चौथे दरवेश का जो हिस्सा यहाँ पेश किया गया है, इसमें मीर अमन के असलूब के
बेशतर खूबियां नजर आती हैं। यानी जो किस्सा यहाँ पेश किया गया है आपकी किताब में, जो किस्सा चार दरवेश का जो हिस्सा लिया गया है, उसमें उनके उसलूब की ज़्यादातर बातें वाज़ेह हो जाती हैं। ठीक है ना। अब हम बिना किसी ताखिर के जो है दास्तान पर आते हैं, यानी किस्सा चार दरवेश पर आते हैं और कहानी को देखते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोशिश करिएगा कि कहानी समझ आए। कहानी समझना ही मकसद है ज़्यादा, है ना, ताकि आपको फिर कोई भी सवाल उसमें से आए तो आपके लिए आसान हो। या मुर्शिदुल्लाह, मुर्शिदुल्लाह से मतलब है अल्लाह का रास्ता दिखाने वाला, है ना। ये एक बंदा किसी से कह रहा है, अभी कुछ समझ नहीं आया कि कौन है। या मुर्शिदुल्लाह ज़रा मुतवज्जा हो, यह फ़कीर जो इस हालत में गिरफ्तार है चीन के बादशाह का बेटा है। चीन के बादशाह का बेटा है, यानी चीन के बादशाह, ये एक बंदा है, एक फ़कीर है जो गिरफ्तार है, और एक बंदा आके कह रहा है एक बंदे से कि ये बंदा जो ऐसे गिरफ्तार पड़ा हुआ है ये असल में चीन के बादशाह का बेटा है। नाज़ो नियामत से परवरिश पाई, बखूबी तरबियत हुई, ज़माने के भले बुरे से कुछ वाकफियत न थी, जानता था कि यूं ही हमेशा निभेगी। ऐन बेफिक्री में यह हादसा रोबकार हुआ, हादसा रोबकार हुआ यानी हादसा पेश आया। किबलाए आलम यानी अब्बा, किबलाए आलम जो वालिद इस यतीम के थे, यानी इस बंदे के, उन्होंने रहलत फरमाई यानी मर गए, यानी रहलत मतलब होता है वफात पा जाना। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं अभी तक इन लाइन में, ये कह रहे हैं कि चीन के बादशाह का बेटा है ये फ़कीर, और ये फ़कीर जो है ये नाजुन से पला बड़ा था, मगर एक जो मसला पेश आया इसके साथ, वो ये मसला पेश आया कि इसके जो वालिद थे उनका इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। ठीक है ना। जान कुंदनी के वक्त अपने छोटे भाई को, यानी मरने के वक्त अपने छोटे भाई को, यानी इसके चचा, इस बंदे के मेरे चचा, जो मेरे चचा हैं, यानी यह बंदा खुद बयान कर रहा है, बुलाया और फरमाया कि हमने सब माल मुल्क छोड़कर इरादा कूच का किया, लेकिन ये वसीयत मेरी तुम बजा लाइयो और बुजुर्गी को काम फरमाइयो, जब तलक शहजादा जो मुल्क इस तख्त छत्र का है जवान हो और शऊर संभाले और अपना घर देखे भाले, तुम देखे भाले, तुम इसकी नियाबत कचियो और सिपारियत 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 को खराब ना होने दीजियो। जब वो बालिग हो उसको सब कुछ समझा बुझाकर तख्त हवाला करना, और रोशन अख्तर जो तुम्हारी बेटी है उससे शादी करके तुम सल्तनत में किनारा पकड़ना। यानी अब ये चीन का बादशाह था, चीन का बादशाह का एक चीन का बादशाह मरने वाला था। मरते वक्त उसने क्या किया, उसने अपने छोटे भाई को बोला कि भाईजान मेरा तो काम हो गया, मेरा तो काम तमाम है, मेरा काम तमाम है, अब मैं तुम पर एक वसीयत करके जा रहा हूँ, एक जिम्मेदारी दे के जा रहा हूँ जो तुम पूरी कर लेना। और वो जिम्मेदारी ये है कि हुजूर मेरा बेटा है जो अभी नाबालिग है, तुम इसकी हेल्प करना, इसको इसके साथ साथ रहना, इसका सपोर्ट करना, और आखिर में जब वो बालिग हो जाए, यानी वो अपनी टीन एज क्रॉस करे, यानी वो मच्योर हो जाए, तो अपनी जो बेटी है, बेटी का नाम क्या है, बेटी का नाम है रोशन अख्तर, जो है उससे उसकी शादी करवा देना, और जो खुद है इस निज़ाम से, इस जिसको हम कहेंगे इस हुकूमत से अलग हो जाना, हट जाना, इसमें मत अपना दखल अंदाजी मत करना, मेरे बेटे को मेरी हुकूमत दे देना। इस सलूक से बादशाहत हमारे ख़ानदान में कायम रहेगी, कुछ खलल ना आवेगी। ये कहकर आप तो जान भाग तस्लीम हो गए। चचा बादशाह हुआ और बंदोबस्त मुल्क का करने लगा। मुझे हुक्म किया कि जनाने महल में रहा करे जब तक जवान ना हो और बाहर ना निकले। ये फ़कीर 14 बरस की उम्र बेगमात और खवासों में पला और खेला। चचा की बेटी से शादी की खबर सुनकर शाद था और इस उम्मीद पर बेफिक्र था, और दिल में कहता था अब कोई दिन में बादशाहत भी हाथ लगेगी और कद खुदाई भी होगी, दुनिया उम्मीद कायम है। तो अब क्या हुआ, जब ये तो साहब तो मर गए और साहब ने क्या किया, अपने भाई के हवाले जो है ये सारा सिस्टम किया, सारी हुकूमत की, और बोला कि मेरे बेटे को जी आप करना, ऐसा ऐसा उसके साथ करना, और अपनी जो रोशन अख्तर आपकी बेटी है उससे जी मेरे बेटे की शादी करवा देना और हुकूमत से किनारा कर लेना। तो हुआ क्या, बादशाहत ख़त्म हुई, वो बंदा मर गया, चीन का बादशाह मर गया। उसका बेटा जो है उसको हुक्म दिया गया कि आप जो है जनाना खाने में
रहिए जब तक आप बालिग ना हो जाए। जनाना खाने यानी हरम, यानी जहाँ औरतें ज़्यादा होती हैं। तो इसने ज़िंदगी के 14 बरस यानी 14 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ही स्पेंट इट विद खवास एंड जनान। जनान यानी इसको हम उर्दू में भी जनान कहते हैं ना। जनान असल में जन से निकला है यानी औरत। तो इन औरतों यानी खवासों यानी इलीट जिसको हम कहेंगे, बहुत ख़ास लोगों में इसने अपनी 14 साल ज़िंदगी गुजारी। चचा की बेटी से शादी का ख्याल था दिमाग में और खुश था कि शादी होगी, बादशाह भी मिलेगी, शादी भी हो जाएगी, सब कुछ सेट हो जाएगा, है ना। जैसे हम बैठे हैं, ये लड़की भी मिल जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा, नौकरी भी मिल जाएगी, सब सेट है, हाँ? सब चंगा सी। तो वही था, सब बढ़िया चल रहा था इन हजूर के दिमाग में, सब कुछ एकदम फिल्म चल रही है ना। मैं हीरो हूँ और दुनिया बाउम्मीद कायम है, यानी इनकी दुनिया जो ख्यालों की है वो कायम है। एक जश्नी मुबारक जशी मुबारक सॉरी जशी मुबारक, ये एक और किरदार आ गया अब इसमें। अभी तक हमने दो किरदार देखे। हमने चीन का बादशाह देखा, चीन के बादशाह का बेटा देखा, उसके चचा देखे छोटे, और उसकी बेटी देखी रोशन अख्तर। अब जो एक और है जशी मुबारक। जशी मुबारक का नाम मुबारक नाम कि वालिद मरहूम की खिदमत में तरतीब हुई थी और उसका बड़ा एतबार था और साहिब शऊर और नमक हलाल था। मैं अक्सर उसके नज़दीक जा बैठता, वो भी मुझे बहुत प्यार करता और मेरी जवानी देखकर खुश होता, कहता अल्हम्दुलिल्लाह ए शहजादे, अब तुम जवान हुए, इंशाअल्लाह अनकरीब यानी नज़दीक, अनकरीब तुम्हारे अमू यानी चचा, अरबी का लफ्ज़ है ये, देखिए अरबी का लफ्ज़ है, तुम्हारा अमू ज़िल सुबहानी यानी बादशाह, ज़िल मतलब होता है परछाई को कहते हैं, ज़िल इलाही अल्लाह ताला की परछाई, ज़िल सुबहानी यानी ऊपर वाले की परछाई, यानी मकसद इसका है बादशाह की नसीहत पर अमल करेगा, यानी अपने भाई की नसीहत पर, तुम्हारे बाप ने जो नसीहत की थी उस पर अमल करेगा। यानी हुआ क्या हुआ ये कि एक और जो बंदा है इसमें, एक और किरदार है जशी मुबारक जो है, नशी मुबारक जो है, इसके वालिद का काफ़ी वफादार बंदा है, यानी इसके जो वालिद गुजर चुके हैं उनका काफ़ी वफादार बंदा है। और उसने क्या किया, वो जो है वो इसका हमदर्द भी है, यानी शहजादे का हमदर्द भी है, और खुश होता है जब उसको जवान होते हुए एक चाचा की तरह देखता है, एक भाई की तरह देखता है कि ये जवान हो रहा है और अनकरीब इसकी शादी जो है वो शहजादी से हो जाएगी और जो है ये राजा बन जाएगा, यानी ये अब जो है जगह ले लेगा किसकी, अपने चाचा की। ठीक है ना। तो अभी तक सब सही चल रहा है, सब मज़े, सब बढ़िया। ठीक है। अपनी बेटी को तुम्हारे वालिद के तख्त तुम्हें दे देगा, यानी अपनी बेटी तुम्हें दे देगा और वालिद का तख्त तुम्हें दे देगा। मैं भी उसी दिन के इंतज़ार में हूँ, क्योंकि इसका खैर ख्वाह है, ये इसका दोस्त है, इसका हमदर्द है, इसके बाप का नमक हलाल है, यानी उसने बाप का नमक खाया है और वफादार है उसका। ठीक है ना। तो उसके वजह से क्या है, उसकी वजह से जो शहजादा है उसका खैर ख्वाह है, कौन, ये जो जशी मुबारक है। ठीक है ना। मज़ा आ रहा है अभी तक। एक रोज ये इत्तेफाक हुआ कि एक अदना सहेली ने बेगुनाह मेरे तई ऐसा खींच तमाचा मारा कि मेरे गाल पर पांचों उंगलियों का निशान उगड़ यानी छप गया। देखिए हिंदी अल असल लफ्ज़ है, यानी हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, हिंदुस्तानी लफ्ज़ है। मैं रोता हुआ मुबारक के पास गया, यानी मुबारक यही जशी मुबारक के पास गया। उसने मुझे गले लगाया और आंसू आस्तीन से पोंछे और कहा कि चलो आज तुम्हें बादशाह के पास ले चलूं, शायद देखकर मेहरबान हो और लायक समझकर तुम्हारा हक तुम्हें दे। यानी एक दिन क्या हुआ, एक लड़की आई, ऐसा तमाचा मारा, ठीक है, एक दोस्त है लड़की जिसने ऐसा तमाचा मारा कि इसके पुर्जे हिल गए, इसके उंगलियां छप गई चेहरे पे। तो रोते हुए ये जशी मुबारक के पास गया। जशी मुबारक साहब ने बोला कि चलो आज तुम्हें बादशाह के पास ले ही जाता हूँ, मैं बता ही देता हूँ कि बेटा जो है जवान हो गया है, बेटा तैयार है। इस वक्त चचा की हुजूर मैं ले गया। चचा ने दरबार में निहायत शफकत की और पूछा कि क्यों दिलगीर हो, आज यहाँ क्यों कर आए। मुबारक बोला कि कुछ अर्ज करने आए हैं। ये सुनकर खुद ब खुद कहने लगा कि अब मियाँ का ब्याह कर देते हैं। मुबारक ने कहा बहुत मुबारक है। वही नजूमी और रम्मालू को रू रूबरू रूबरू तलब किया और ऊपरी दिल से पूछा कि इस साल कौन सा महीना ऊपरी दिल से, ठीक है, ऊपरी दिल से पूछा, यानी पिट पिट ही थोड़ा कोशिश पिट ऐसी रखने के लिए, बात रखने के लिए पूछ लिया। तो पूछा कि इस साल कौन सा महीना, कौन सा दिन और कौन सी घड़ी मुहूर्त की मुबारक है कि सर
सर अंजाम शादी का करूं। यानी हुआ क्या, हुआ ये कि अब ये जशी साहब इनको लेके गए बादशाह के दरबार में। तो बादशाह साहब ने क्या बोला, बादशाह साहब ने बोला क्या हुआ, आओ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या हुआ, किस किस वजह से आज यहाँ आए। बोला मैं कुछ अर्ज करने आया। तो बादशाह समझ गया, बादशाह ने बोला कि लौंडा जवान हो गया है ना। जशी ने जब उसको बोला कि मैं कुछ अर्ज करने आया हूँ, तो वो समझ गया गालिबन कि ये शादी की बात करने आया है। तो बादशाह ने क्या बोला, बादशाह ने खुद बोल दिया कि बोला बेटा लौंडा जवान हो गया है, लौंडे की शादी करवा ही दो, है ना, लौंडे की शादी करवा ही दो। तो हुआ क्या, वहीं उन्होंने नजूमी यानी जिसको मजिशियंस बोलेंगे या इल्म नजूम का इल्म रखने वाले जो प्रिडिक्शंस वगैरह करते हैं, ठीक है ना, उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। उनको बोला कि बताओ जी इस साल कौन सी घड़ी, कौन सा मुहूर्त अच्छा होगा कि मैं जो ये शादी का काम है अपनी बेटी की ये अंजाम दूं। उन्होंने मर्जी पाकर गिन गिनाकर अर्ज किया कि क़िबला आलम यानी बादशाह सलामत, ये बरस सारा महज है, यानी किसी चांद में कोई तारीख साथ नहीं ठहरती। अगर ये साल तमाम खैर और आफियत से कटे तो आइंदा का कार खैर के लिए बेहतर है। यानी नजूमी ने बोला, क्या बोला, इन्होंने जब देखे सितारों वितारों की गर्दिश देखी, बोला कि हुजूर इस साल तो कोई इम्कान नहीं है, इस साल का जो ये नहूस है ये नहूसत ही है, यानी बहुत मनहूस साल है। ठीक है, अगर ये साल खैर आफियत से कट जाए तो बहुत अच्छा है, अगले साल जी हम कोई मुहूर्त देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। बादशाह ने मुबारक की तरफ देखा और कहा, अच्छा अब बादशाह ने क्या किया, मुबारक की तरफ देखा और कहा शहजादे को महल में ले जा, खुदा चाहे तो इस साल के गुजरने से इसकी अमानत इसके हवाले कर दूंगा, हाजिर जमा रखे और खातिर जमा रखे और पढ़े लिखे। मुबारक ने सलाम किया और मुझे साथ लिया, महल में पहुंचा दिया। यानी बादशाह ने इसको बोला, कि ठीक है ये साल नेक्स्ट ईयर जो है हम ये कार खैर जो है यानी ये नेक काम जो है ये अंजाम देंगे। अभी आप इसको ले जाओ, इसको थोड़ा सिखाओ, पढ़ाओ लिखाओ, तैयारी कराओ इसकी, है ना, 1 साल तक। तो उसके बाद इसकी शादी, इसको ये हुकूमत जो है इसके सुपुर्द कर देंगे। तो इसको महल ले जाओ, ठीक है ना। मुबारक ने सलाम किया और मुझे साथ लेकर महल पहुंचा। ठीक है, दो तीन दिन बाद अब क्या हुआ, 2-3 दिन बाद क्या हुआ, ये मुबारक के पास गया, यानी जो मुसन्निफ है, सॉरी जो कहानी बता रहा है, यानी जो शहजादा है वो बोल रहा है कि मैं मुबारक के पास गया, मुझे देखते ही रोने लगा, यानी उसने मुझे देखा और रोने लगा। मैं हैरान हुआ और पूछा कि दादा खैर तो है, तुम्हारे रोने का क्या बास है। तब वो खैर ख्वाह कि मुझे दिलो जान से चाहता था, बोला कि मैं उस रोज तुम्हें उस जालिम के पास ले गया, काश कि अगर ये जानता तो न ले जाता। 2-3 दिन बाद क्या हुआ मसला, 2-3 दिन बाद साहब जो है शहजादे जो हैं वो गए किसके पास, मुबारक के पास। लगा कि तैयारी वारी है, हम खुश हैं फुल। बोला जी, देखा मुबारक को तो मुबारक रोने लग गया। तो मुबारक रोने लग गया तो बोला क्या हो गया भाई साहब, आप तो मुझे देख के हाँ रो रहे हो, क्या मसला हुआ, क्या दिक्कत है, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि मेरे से गलती हो गई, मैं तुम्हें परसों उस बादशाह के पास ले गया, यानी तुम्हारे चाचा के पास तुम्हें ले गया, है ना, और वो जालिम है। तो इन्होंने पूछा, अभी पूछेंगे कि क्या हुआ, पास ले गया, काश कि नहीं ले गया होता, अगर अगर ये जानता तो ना ले जाता, अगर मुझे पता होती तो मैं नहीं ले जाता। मैंने घबरा कर कहा, यानी शहजादा बोलता है कि हुआ क्या, पूछता है घबरा कर कि मेरे जानने में क्या ऐसी कबाहत हुई, कहो तो सही, यानी मेरे बुराई क्या है, कबाहत यानी बुराई, यानी मेरे जाने में, मेरे वहां जाने में ऐसी क्या बुराई है जो तुम ऐसा कर रहे हो। उसने कहा कि सब अमीर और वजीर अरकान दौलत छोटे बड़े तुम्हारे बाप के वक्त की तुम्हें देखकर खुश हुए और खुदा का शुक्र करने लगे कि अब तुम्हारा साहिबजादा जवान है और जवान हुआ और सल्तनत के लायक हुआ। यानी इसने इसको बोला कि जो भी अमीर खास वजीर गुलाम सारे जो हैं तुम्हारे बादशाह के गुलाम थे, तो उनको तुमसे हमदर्दी है, तुम्हारे बादशाह से भी, तुम्हारे बाप से भी हमदर्दी थी, तुमसे भी हमदर्दी है। तो वो खुश हुए जब उन्होंने देखा कि हमारा जवान जो शहजादा है वो अब जवानी को पहुंच गया है और वो अब तख्त ताज संभालेगा, यानी वो अब खुद हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो देखेगा। तो उस वजह से क्या हुआ, अब कोई दिन में हक हकदार को मिलेगा तब हमारी कदरदानी करेगा और खानाजाद मोरसों की
कदर समझेगा। यानी इनको क्या उम्मीद है, इनको उम्मीद यह है कि नया बादशाह आएगा, यानी शहजादा आएगा और वो अपने बाप की तरह जो है इंसाफ करेगा, कदरदानी करेगा। उसको पता है किसी क्या इंपॉर्टेंस है, वो गुलामों की भी कदर जानता है, वो बादशाहों की भी कदर जानता है, वो वजीरों की भी कदर जानता है, और वो जो है क्या नाम है इसका, दौलतमंदों की भी कदर जानता है, तो वो सबकी कदरदानी करेगा। तो ये सुनकर वो सब लोग जो है खुश हुए, ठीक है ना। ये खबर उस बेईमान को पहुंची, यानी ये खबर जब बादशाह को पहुंची कि वजीर वजीर जो है ये खुश हो रहे हैं कि वो शहजादा नया आ रहा है और नए शहजादे की आमद आमद है, तो उसको क्या हुआ, उसकी छाती पर सांप फिर गया। यानी छाती पर सांप फिर जाना एक मुहावरा है, छाती पर सांप फिर जाना यानी कहीं ना कहीं गालिबन अपनी मौत देख लेना, ठीक है ना, अपनी मौत देख लेना। मुझे खलवत में बुलाकर कहा, ए मुबारक, अब ऐसा काम कर कि शहजादे को किसी फरेब से मार डाल, यानी कोई धोखा कर और शहजादे की जान ले ले। इसका खतरा मेरे जी से निकाल, जो मेरी खातिर जमा हो। तब से मैं बेहवास हो रहा हूँ कि तेरा चाचा तेरी जान का दुश्मन हुआ। जो ही मुबारक ये खबर नामुबारक मैंने सुनी, बगैर मारे मर गया, बगैर मारे मर गया। जान के डर से इसके पाँव पड़कर पाँव पर गिर पड़ा कि वास्ते खुदा के। यानी क्या हुआ, जो अब जब इसने ये सारी बातें शहजादे को बताई कि ऐसा ऐसा मसला पेश आया है और तुम्हारा जो चाचा है वो ही तुम्हारी अब जान लेना चाहता है, यानी क्योंकि जो तुम्हारे हमदर्द हैं पूरी सल्तनत में, चाहे वो वजीर हैं चाहे वो गुलाम हैं, तो उससे वो देखा नहीं जा रहा है और उसकी जगह तुम कैसे लोगे, तो वो जी अब तुम्हारे जान का दुश्मन हो गया है और अब वो तुम्हारी जान लेना चाहता है। उसने मुझे बुला के ये बोला है कि किसी धोखे से जो है शहजादे को मार डालो, मगर मेरा तब से जो जी है वो घबरा रहा है, मैं बेहवास हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये सब सुनकर शहजादे की हवा टाइट हो गई, शहजादे जो है उसकी हालत पतली हो गई। तो शहजादे साहब ने क्या कहा, शहजादे ने कहा कि भाईजान मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मेरी ज़बान टूट गई, मुझे छोड़ दो, ठीक है ना। मैं सलन से गुजरा, किसी तरह मेरा जी बचे। उस गुलाम बावफा ने मेरा सर उठाया, छाती से लगाया और ख्वाब जवाब दिया कि कुछ खतरा नहीं, एक तदबीर मुझे सूझी है, अगर रास्त आई तो कुछ परवाह नहीं, जिंदगी है तो सब कुछ है। अगलब यह है कि मुमकिन, अगलब का मतलब होता है मुमकिन, मुमकिन यह है कि उस फिक्र से तेरी जान भी बचे और अपने मतलब में कामयाब हो। यानी अब शहजादे, ये जो वजीर है, वजीर ने सॉरी ये जो जश्न मुबारक है, ये मुबारक जो है, मुबारक ने क्या बोला, मुबारक क्योंकि वफादार था। देखिए यहाँ पर वफादारी का जिक्र किया है कि कैसे एक गुलाम वफादार रहता है आखिर तक। तो जश्न ने जो क्या है, यानी ये मुबारक जो है, इसने क्या किया, हुजूर ने, इसने बोला कि भाईजान आप टेंशन मत लो, आप गले वले लगाया, इसको छाती से लगाया, बोला कि कोई मसला नहीं है, आप टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक तदबीर है, उससे एक तो आपकी जान भी बचेगी और जान है तो जहान है, यानी जान बचोगे तभी ना बादशाह पर करोगे, तो जान बचेगी उससे आपकी, और हुआ तो तेरी जान बचेगी, मतलब से कामयाब हो, ठीक है ना, जान भी बचे और अपने मतलब से, यानी तेरी जान भी बचेगी और तेरे को सल्तनत भी मिल जाएगी, शायद ये तदबीर काम करे। यह भरोसा देकर मुझे साथ लेकर उस जगह जहां बादशाह मकफूर यानी दफन थे यानी वालिद इस फकीर के सोते बैठते थे, मकफूर सॉरी सोते बैठते थे, यानी उनके कमरे में ले गए, गया और मेरी बहुत खातिर जमा की। वहाँ एक कुर्सी बिछी थी, एक तरफ मुझे कहा और एक तरफ आप पकड़कर, यानी एक कुर्सी रखी हुई थी, उसको बोला कि उधर से पकड़, इधर से पकड़ा और बोला कि इसको यहाँ से हटा दो, हटा दिया, संदली को सरकाया और कुर्सी के तले का फर्श उठाया और ज़मीन खोदने लगा। यानी उसने कुर्सी वगैरह हटाई, ये तख्त वक्त हटाया और जो है खोदने लग गया ज़मीन, उसके नीचे की ज़मीन जो है वो खोदने लग गया। एक बार एक बार की खिड़की नमूद हुई कि जंजीर और कुफल इसमें लगा है, यानी एक ऐसी खिड़की दिखी जिसमें जंजीर, जिसमें भेड़ी लगी हुई थी और ताला लगा हुआ था। मुझे बुलाया, यानी मुझे बुलाया, अच्छा, मैं आप अपने दिल में मुकर्रर ये समझा कि मेरी ज़बह करने और गाड़ देने को ये गड्ढा इसने खुदवाया है। मौत आंखों के आगे फिर गई, लाचार चुपके चुपके कलमा पढ़ता हुआ नजदीक गया, देखता हूं तो इस दरीचे के अंदर इमारत है और 4 मकान है,
हर एक दालान में 10-10 खीमें सोने की जंजीरों में जकड़ी हुई लटकी हैं, और हर एक गोली के मुंह पर एक सोने की ईंट और एक बंदर। यानी इसने क्या किया, या बादशाह के कमरे में इसको लेके गया, इसने इसे कुर्सी हटवाई, अब जमीन खोदना शुरू किया, तो इसकी तो हालत खराब हो गई। बोला कि भाई मुझे तो लग रहा है कि ये आज मेरा अंतिम संस्कार यही करने वाला है, आज मुझे यही दफनाएगा मार डालने के बाद। और अंदर से जो है, अब इसने इसको बुलाया, बोला इधर आ नजदीक आ। तो ये जब नजदीक गया, इसकी अंदर से जो है हालत खराब है, हालत टाइट है। तो वो बोल रहा है कि भाईजान मैं कलिमा पढ़ता हुआ, ये देखो ना लिखा हुआ है यहाँ, कलमा पढ़ता हूँ, यानी मैं अपने अपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हूँ, या भगवान की तरफ अपनी पूजा कर रहा हूँ कि भाई मरने वाला हूँ, है ना। तो नजदीक गया, मगर इसने क्या देखा, इसने देखा कि उस दरीचे के अंदर इमारत है, और इमारत और 4 मकान है। एक इमारत है, एक बिल्डिंग है, और 4 मकान है। हर एक दालान में 10-10 खीमें, यानी हर एक आंगन में 10-10 टेंट है, सोने की जंजीरों में जकड़ी हुई लटकती हैं। यानी 10-10 खीमें हर आंगन में है, और जिन पे सोने की जंजीरें लगी हुई हैं, और हर एक गोली के मुंह पर एक सोने की ईंट और एक बंदर जुड़ाव का बना हुआ बैठा है। 39 गोलियां चारों मकान में गिनी, और एक खुम को देखा कि मोहना मुंह अशरफियां भरी है। यानी इसने ये सारी चीजें देखी, इसने कहा वहां दौलत का अंबार लगा हुआ है, एक मटका है जिसमें अशरफियां भरी हुई हैं, एक इसने एक इमारत देखी, 4 मकान देखे, उसमें एक अब देखिए ना, ये माफोक फित्री अनासिर है, ये है माफोक फित्री अनासिर, यानी ये जहन कबूल नहीं कर रहा। एक सोने का मंदिर देखा, कुछ जंजीरें, कुछ खीमें हैं, उनमें जंजीरें बनी हुई हैं, है ना, ये डिटेलिंग आपको इसमें मिल जाएगी। और एक मटका देखा जिसमें अशरफियां भरी हुई हैं, ऊपर तक गले तक अशरफियां भरी हुई हैं, ठीक है ना। उस पर नम्यून है ना, खिश्त है, मतलब उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ है, और एक होश जवाहिर से लबालब भरा हुआ है, एक स्विमिंग पूल सा, एक होश सा है जो पैसों से, जो अशरफियों से भरा हुआ है। मैंने मुबारक से पूछा कि ए दादा, ये क्या तिलिस्म है, यानी ये क्या जादू है, ये क्या जादू है, किसका मकान और ये किस काम का के हैं, यानी ये किसके मकान है और किस काम के हैं। बोला कि ये बोझ ने जूत देखते हो। बोला कि ये बूज ने जूत देखते हो, इनका ये माजरा है कि तुम्हारे बाप ने जवानी के वक्त इस मुल्क जवानी के वक्त से मलिक सादिक जो बादशाह जुनू का है, इसके साथ दोस्ती और आमदरफ्त पैदा की थी। चुनांचे हर साल मैं एक दफ़ा की गई दफ़ा कई तरह के तोहफा, खुशबुएं और इस मुल्क की सौगातें ले जाते और 1 महीने के करीब उसकी खिदमत में रहते। यानी इसने अब इसको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दिया। अभी हैरी पॉटर खुल गई यहाँ। हैरी पॉटर क्यों हो गया, क्योंकि हैरी पॉटर क्यों हो गया, इसने उसको बोला, वो ये परेशान हो गया, बोला कि भाई ये सब क्या है, ये क्या धनो दौलत, ये क्या पैसा, ये क्या मैं देख रहा हूँ। तो इस पर एक नई कहानी खोली। बोला कि बेटा, तुम्हारे जो वालिद थे ना, अब्बा तुम्हारे जो बाजा बजाते थे, वालिद तुम्हारे अब्बा जो थे बाजा बजाते थे, यानी उनका जो था एक जुनू का मुल्क है, उसका बादशाह है मलिक सादिक। मलिक सादिक कहाँ गया, मलिक सादिक, सॉरी मैं आगे बढ़ गया। मलिक सादिक यहाँ है, ये मलिक सादिक, ये अब अगला कैरेक्टर आ गया, ये जुनू का बादशाह है, या जुनू के जो दुनिया है उसका बादशाह है। तो मलिक सादिक के साथ आपके वालिद के जो थे बड़े अच्छे मरासिम थे, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो हर महीने आना जाना होता था, तो भेजते थे वो, और कभी कभी उनकी सोबत में 1 आध महीना रह के भी आते थे आपके वालिद, ठीक है ना। जब रुखसत होते तो मलिक सादिक एक बंदर जुमर्द का देता। जुमर्द एक कीमती पत्थर है, हरे रंग का होता है, उसको जुमर्रद कहते हैं। ये जुमर्रद भी, मुझे इस पे गालिब का एक शेर याद आ रहा है, एक शेर सुन लीजिए बराए करम, ये शेर सुन लीजिए। शेर है कि सब्ज़े खत से तेरा काकुल सरकश न दबा। समझना थोड़ा मुश्किल है, अल्फाज बड़े मुश्किल हैं। सब्ज़े खत से तेरा काकुल सरकश न दबा, ये जुमर्रद भी हरीफे दमे अफ़ई ना हुआ, ठीक है ना। अफ़ई सांप को कहते हैं,
ठीक है ना, अरबी में। तो बंदर जुमुर देता था का देता, हमारा बादशाह इसे लाकर इस तहखाने में रख देता, इसी तहखाने में रख देता। इस बात से सिवाय मेरे कोई दूसरा मुतल्ला न था, यानी किसी को ये इतला नहीं थी सिवाय मेरे। ये कहानियां सारी मुझे पता है। एक मर्तबा गुलाम ने अर्ज किया, जहां पना लाखों रुपये के तोहफे ले जाते हैं और वहां से एक बूझना पत्थर का मुर्दा आप ले आते हैं, इसका आखिर फायदा क्या है? जवाब मेरी इस बात का मुस्कुराकर फरमाया, खबरदार कहीं जाहिर न कि कचियो, खबर शर्त है, ये एक मैमूने बेजा जो तू देखता है, हर एक के हजार देव जबरदस्त ताबे, अच्छा जबरदस्त ताबे और फर्मा बरदार हैं, लेकिन जब तलक मेरे पास 40 बंदर पूरे जमा ना होंगे तब तक ये सब निकम्मे हैं, कुछ काम ना आवेंगे। सो एक बंदर की कमी थी कि उसी बरस बादशाह ने वफात पाई। देखिए मसला ये पेश आ गया कि अब इसको ये बैक स्टोरी बोल रहा है। ये इसको बैक स्टोरी क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इसके अलावा किसी को इल्म नहीं था पूरे खानदान में, पूरी मुल्क में, मगर मुझे। तो मैंने एक दिन बादशाह से पूछा, मैं बोला तुम लाखों करोड़ों का पैसा यहाँ से लेके जाते हो और वहां से एक जमुरद का एक बंदर उठा के ले आते हो, क्या फन है, ये क्या मजाक है? तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, बोला कि ये राज की बात है, किसी को बताना मत। यहाँ हर ये जो 39 मेरे पास जो ये हैं, क्या नाम है इसका, रहते हैं, जब रुखसत हुए तो सादी के बंदर हमारे बादशाह के लागत है, ठीक है, पना लाखों रुपए का तो फिर ठीक है। मैमूने बेजान, यानी तुम जो ये बेजान देखते हो, ये पत्थर देखते हो, इनमें हर एक का दरअसल 1000 देव, हर एक बंदे का 1000 देव गुलाम है, यानी हर एक बंदर का 1000 के देव जो है वो गुलाम है। मगर मसला ये है कि मेरे पास 39 ही है, यानी 39 है, और जब तक ये 40 नहीं होंगे तब तक मैं इनसे काम नहीं ले सकता। और अजीब बात यह है कि उसी साल, जिस साल ये 40 हो जाते, बादशाह का इंतकाल हो गया। ठीक है, ये अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये दास्तान है, ये माफोक फित्री अनासिर है, ये जिसको हम कहेंगे फिक्शन, जिसको हम कहेंगे फिक्शन है, ये है ना, टोटली फिक्शन है। और साइन फिक्शन आज के टाइम का तो नहीं है, साइंस तो नहीं है इसमें, बट फिक्शन तो है, प्योर फिक्शन है ना। ये परियों देवों की कहानी पे आ गया ना, है ना। इतनी मेहनत कुछ नेक न लगी, उसका फायदा जाहिर न हुआ। ए शहजादे, तेरी ये हालत बेकसी की देखकर मुझे याद आया कि ये जी में ठहराया किस तरह तुझको मलिक सादिक के पास ले चलूं और तेरे चचा का जुल्म बयान करूं। गालिब है कि वो दोस्ती तुम्हारे बाप की याद कर कर एक बोझना जो बाकी है, यानी एक जो बचा हुआ बंदर बाकी है, तुझे दे, तब उनकी मदद से तेरा मुल्क तेरे हाथ में आवे और चीन की सल्तनत तोबा खातिर जमा करे और बिलफैल इस हरकत से तेरी जान बचती है। यानी अब ये इसको वही बोल रहा है कि बोल रहा मैंने सोचा, जब मैं सोचा कि तेरी जान खतरे में है, तो मैंने सोचा कि जो मलिक सादिक है ये तेरे बाप का वफादार है, तो मैं इससे तेरे को मिलाऊं इसी तरीके से, ताकि ये तेरे को वो एक बंदर या वो एक जो कमी है वो पूरी कर दे, ताकि ये हुकूमत जो है वापस तेरे हाथों में आ जाए। ठीक है ना, तब उनकी मदद से तेरा मुल्क तेरे हाथ में आवे। ठीक है ना, हम अगर और कुछ ना हो इस जालिम के हाथ से सिवाय इस तदबीर के और कोई सूरत मुखलिसी की नज़र नहीं आती। मैंने उसकी ज़बानी ये सब कैफियत सुनकर कहा कि दादा जान, अब तो मेरी जान का मुख्तार है, जो मेरे हक में भला हो सोकर मेरी तसल्ली करके आप अत्रो बखूर जिसको हम इस बंद के तौर पर जो जलाते हैं ना, उसको अरब में बखूर कहते हैं, वो ऊद से बनता है ऐसे तो, इत्रो बखूर और जो कुछ वहाँ के ले जाने के खातिर मुनासिब जाना खरीद करने बाजार में गया। यानी आपने इसको बोला कि अब तो आप मेरी ज़िंदगी के मुख्तार हो, यानी यू आर द डिसीजन मेकर, अब तुम ही मेरी ज़िंदगी का फैसला करो, और अब किसी भी तरीके से मेरे को वहाँ भेज दो, और जो चीज़ें मेरे को चाहिए वहाँ के लिए, इत्र या बखूर जो मुझे चाहिए, खुशबुएं वहाँ के लिए चाहिए, वो मुझे
दिला दो, और उसके लिए ये बाजार चले गए। दूसरे दिन मेरे उस काफिर चचा के पास, जो बजाय अबू जहल के था, गया और कहा, पना शहजादे के मार डालने की एक सूरत मैंने दिल में ठहराई है, अगर हुक्म हो तो अर्ज करूं। वो हुक्म खुश होकर बोला, वो क्या तदबीर है? तब मुबारक ने कहा कि उसके मार डालने में सब तरह आपकी बदनामी है, मगर मैं उससे बाहर जंगल में ले जाकर ठिकाने लगाऊं और गाड़ दाब कर चला आऊं, हरगिज कोई महरम ना होगा, यानी किसी को पता नहीं चलेगा। ये अब क्या हुआ? अब जब इसने इस शहजादे की जिंदगी संवारी, शहजादे की जिंदगी को सुधारने के बाद ये गया चचा के पास उसके, यानी बादशाह के पास, और बादशाह को बोला कि हुजूर, आज मैं एक आइडिया लेके आया हूँ, फाइनली आज मैंने सोचा है एक दिमाग में, और मसला ये है कि हुजूर, अगर आप उस बंदे को मार देंगे तो ये दिक्कत दिक्कत हो जाएगी कि आपकी बदनामी हो जाएगी। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं उसको जंगल में ले जाऊंगा, वहीं से दफनाऊंगा, वहीं से निपटा दूंगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई महरम नहीं होगा उसका। महरम नहीं होगा कि क्या हुआ। ये बंदिश मुबारक से सुनकर बोला, ये बंदिश ये बंदिश मुबारक से सुनकर बोला कि बहुत मुबारक, मैं चाहता हूं कि वो सलामत न रहे, उसका दगदगा मेरे दिल में रहे। अगर मुझे इस फिक्र से तू छुड़ा दे तो इस खिदमत के इवज इवज यानी बदले बहुत कुछ पावेगा पावेगा। ठीक है, ये दिल्ली का एक्सेंट है। पावेगा, जहां तेरा जी चाहे ले जाकर खपा दे, और मुझे ये खुश खबर ला दे। यानी इसने उसको बोला कि मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ उसको ठिकाने लगाओ, तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है, तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम्हें मैं बहुत दौलत और इकराम से नवाजूंगा, बस मुझे ये खुशखबरी किसी तरह सुना दो। मुबारक ने बादशाह की तरफ से अपने दिल जमी करके मुझे साथ लिया, और वह तोहफे लेकर आधी रात को शहर से कूच किया और उत्तर की सिमत चले। उत्तर उत्तर शायद नॉर्थ को बोलते हैं, हाँ मोस्टली नॉर्थ को बोलते हैं, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर हो गया ईस्ट, उत्तर हो गया ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट। ठीक है, चला 1 महीने तक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम माल जनूब, हाँ उत्तर शायद नॉर्थ ही होता है यार, उत्तर प्रदेश, हाँ नॉर्थ, उत्तर दक्षिण, हाँ दक्षिण हो गया साउथ, उत्तर हो गया नॉर्थ, सॉरी उत्तर इज नॉर्थ। थोड़ा कंफ्यूज जाता हूँ मैं इसमें उर्दू में। अच्छा, 1 महीने तक पहम चला गया, यानी 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक ये सफर ही करते रहे। एक रोज रात को चले जाते थे, जो मुबारक बोला कि शुक्र खुदा का, अब मंजिल मकसूद को पहुंचे। मैंने सुनकर कहा, दादा ये तो तूने क्या कहा? कहने लगा, ऐ शहजादे, जुन्नू का लश्कर क्या क्या नहीं देखता? मैंने कहा, मुझे तेरे सिवा और कुछ नजर नहीं आता। मुबारक ने एक सुरमे दानी निकालकर सुलेमानी सुरमा की सलाइयां मेरी दोनों आंखों में फेर दी। हाँ, एक तरीके का सुरमा है, सुलेमानी सुरमा। उसकी आंखों पर सुलेमानी सुरमा लगाया। वही जुन्नू की खलकत यानी मखलूक और लश्कर के तंबू तंबू हाँ कनात नजर आने लगे। लेकिन सब खुश रो और खुश लिबास मुबारक को पहचान कर हर एक आशनाई की राह से गले मिलता और मजाकें करता। यानी ये इन लोगों ने, जब इसने इसको नजर आया सुलेमानी सुरमा लगाने के बाद, ये जिनों की जो खिलकत नजर आई और इसने देखा कि ये खुशगवार लोग हैं, और उन्होंने जब शहजादे को पहचाना और उसको गले मिले, उसके साथ मजाकें की, उसका हाल चाल पूछा, उसको खुश किया, है ना, उसको कंफर्टेबल फील कराया जिसको कहेंगे। आखिर जाते जाते बादशाही सराचू के नज़दीक गए और सराचू के नज़दीक गए और बारगाह में दाखिल हुए। देखता तो रोशनी करीने से रोशन है, और संदलियाँ तरह बतरह दो रवैये बिछी हैं। ये और आलम फाजिल दरवेश अवार मीर वजीर मीर बख्शी दीवान उन पर बैठे हैं, और यसाबुल गुजर बरदार अहदी
छीले हाथ बंधे खड़े हैं और दरमियान में एक तख्त मुरस्सा का बिछा है। उस पर मलिक सादिक ताज और चार कुब मोतियों मोतियों को के पहने हुए मसनद पर तकिए लगाए बड़ी शान और शौकत से बैठा है। मैंने नज़दीक जाकर सलाम किया। यानी अब ये जब फाइनली दाखिल हुआ उनके जो महल में दाखिल हुआ और उसने देखी कि कुर्सियां लगी हुई हैं, संदली है ना, इसने देखा वहाँ मीर बख्शी बैठा हुआ है, यानी आर्मी जनरल बैठा हुआ है, वजीर बैठा हुआ है, ये तमाम अफसरान बैठे हुए हैं और सामने तख्त लगाए हुए जो है मलिक सादिक यानी जो उसके बाप का दोस्त है, इसके वालिद का दोस्त था, वो बैठा हुआ है। ये पास जाकर उसको सलाम करता है। मेहरबानगी से मेहरबानगी से बैठे मेहरबानगी से बैठने का हुक्म दिया, यानी इज्जत से प्यार से बोला कि बैठ जाओ मेहरबानी से। फिर कहा कि चर्चा हुआ, बाद फरागत के दस्तरख्वान बढ़ाया गया। तब मुबारक की तरफ मुतवज्जा होकर अहवाल मेरा पूछा। मुबारक ने कहा कि अब उनके बाप की जगह पर चचा उनके बादशाहत करता है और उनका दुश्मन जानी हुआ है, इसलिए मैं उन्हें वहां से ले भाग कर आपकी खिदमत में लाया हूँ कि यतीम हैं और सल्तनत के इनका हक है, लेकिन बगैर मुरब्बी किसू से कुछ नहीं हो सकता। हुजूर की दस्तगीरी की बाअस इस मजलूम की परवरिश होती है। इनके बाप की खिदमत का हक याद करके इनकी मदद फरमाएं और वो 40वां बंदर इनायत कीजिए। यानी अब इसने दस्तरखान वगैरह बिछाया और खाना शुरू हो गया, मगर इस तरफ जो है इसने जो मलिक सादिक जो है इसने किससे इसने जो मुबारक है इससे आप पूछना शुरू कर दिया कि क्या मसला है, क्या दिक्कत है। तो मलिक सादिक ने बताया कि ऐसा ऐसा मसला है, इसके जो चाचा हैं वो खुदगर्ज हो गए हैं, वो लालची हो गए, वो उनको मारना चाहते हैं और इनका हक है। तो अब आप क्या करिए, आपके आपके इसके वालिद के साथ जो मरासिम रहे हैं, जो अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, उनका भरम रखिए, तो याद करके जो है इसकी मदद कर दीजिए, इसको वो 40वां बंदर अता कीजिए ताकि ये अपनी सल्तनत वापस ले सके। ठीक है ना। दुश्मन ठीक है, 40वां बंधन इनायत कीजिए। ठीक है। जो 40 पूरे हों और ये अपने हक को पहुँच कर तुम्हारे जानो माल की दुआएं दे, सिवाय साहब की पनाह के कोई उनका ठिकाना नज़र नहीं आता। यानी आपकी पनाह के अलावा कोई और इसको पनाह नहीं दे सकता था, तो मैं इसको आपके पास लाया। तो अगर आपकी मेहरबानी हो, आप इसको चौथा जो वो 40वां बंदर है वो दे दो, तो ये इस काबिल हो जाए कि अपनी सल्तनत वापस ले सके। ठीक है। ये तमाम कैफियत सुनकर सादिक ने तामुल करके कहा कि वाकई हुकूक खिदमत और दोस्ती बादशाह मगफूर हमारे ऊपर बहुत थे, और ये बेचारा तबाह होकर अपनी सल्तनत मोरूसी यानी विरसे में जो मिली छोड़कर जान बचाने के वास्ते यहाँ तलक आया है और हमारे दामन दौलत में पनाह ली है। ता मकदूर कसू कसू तरह हमसे कमी न होगी और दरगुजर न करूँगा, लेकिन एक काम हमारा है, अगर वो इससे हो सके और खयानत न की और बखूबी अंजाम दिया और इसके इम्तिहान में पूरा उतरा, तो मैं कौल करार करता हूँ कि ज़्यादा बादशाह से सलूक करूँगा और जो ये चाहेगा को दूंगा। तो इसने क्या कहा, मलिक सादिक ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, तुम्हारी तुम्हारी जो बातें हैं बिल्कुल उसमें दम है, और ये बंदा बेघर हो गया है, अपनी जो इसके हक की सल्तनत है वो छोड़कर आ गया है, और ये कतई नाइंसाफ़ी है। तो मैं भी अपनी दोस्ती का भरम रखूंगा, मैं बिल्कुल इनके साथ सलूक करूंगा, अच्छा सलूक करूंगा और इनको जो है अपनी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। मगर 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 मेरी एक शर्त है। मेरी एक शर्त यह है कि मैं एक इम्तिहान लूंगा इसका, मैं एक सिचुएशन में इसको डालूंगा, और अगर ये उस इम्तिहान में पास होता है, इसने खयानत नहीं की, इसने बेईमानी नहीं की, तो मैं जो इसके वालिद ने सलूक किया था मैं उससे भी अच्छा सलूक इसके साथ करूंगा, और जो ये कहेगा इसको वो अता करूंगा। ठीक है। तो यहाँ आपका जो है चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम चैप्टर के जो है हम एक बार थोड़ा सा कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। हमने एक कैरेक्टर देखा चीन का बादशाह, थोड़ा सा सफाई से लिखता हूँ उसको मैं ताकि आपको आपके काम भी आए। चीन का बादशाह है,
ठीक है। दूसरा है हमारा मुबारक है, ऋषि मुबारक, जो आपका वफादार भी है ना। तीसरा है आपका मलिक सादिक, जो जुनू का बादशाह है, मलिक सादिक, ठीक है ना। और इसी तरह उनकी बेटी है, बेटी का नाम आया था रोशन अख्तर, रोशन अख्तर, ठीक है। पांचवा एक और देख लेते हैं, शहजादा खुद, शहजादा खुद। ये चार पांच किरदार इस कहानी में है। और कोई किरदार मैं मिस आउट कर रहा हूँ तो आप उसको लिख लीजिएगा अपनी जगह। ये मैंने इसलिए किया ताकि, क्योंकि आप कैरेक्टर्स के मुताबिक भी पूछ सकता है कि ये किसका क्या था, वो किसका क्या था, ये किससे रिलेटेड है, ये किसने बोला, है ना। ये सब चीज़ें पूछ सकता है शायद। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या चीज़ें की बात कर रहा है। और देखिए, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जो किताब में जो पहले इसमें दिया हुआ था ना कि फकीर, ये फकीर जो बैठा हुआ है मुर्शिद, वो फकीर ही असल में शहजादा है, वो कहानी सुना रहा है। या तो ये फकीर शहजादे की कहानी सुना रहा है ना। मगर कहानी से साफ समझ आ रहा है कि वो फकीर ही शहजादा है, वो अपनी कहानी सुना रहा है, जो असल में चीन के बादशाह का बेटा है। तो तौज़ीहात में कुछ, यानी वजाहत में कुछ चीज़ें और आपके दास्तान के मुतालिक यहाँ कही गई हैं, जिनको हम जिन पर हम नज़र करेंगे। दास्तान से मुराद ऐसी लंबी कहानी है जिसमें कई ज़िमनी कहानियां भी होती हैं। ज़िमनी मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ, मतलब एक छोटी सी कहानी जिसका प्लॉट से, मेन कहानी से कोई वास्ता नहीं है, बट वो जुड़ी हुई है उससे, है ना। ज़िमनी कहानियां भी होती हैं। इस नसरी सिनफ में तरह तरह के माफोकुल फितरत किस्से और किरदार होते हैं। यही बिला फितरत किरदार परिंदे, हैवानात वगैरह वाक़यात को आगे ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये माफोक फितरी अनासर, जैसे हमने जिन देखा, देव देखा, परिस्तान देखा, हमने जिनों की बस्ती देखी, हमने मलिक सादिक देखा, है ना। तो ये सारे माफोक फितरी अनासर हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, इसकी श्योरिटी नहीं है, तो ये अक्ल कबूल नहीं करती। तो ये चीज़ें जो हैं, ये दास्तान की बहुत बुनियादी सिफत है, ठीक है ना। माफोक फितरी अनासर का होना दास्तान की बहुत बुनियादी सिफत है। सैर चौथे दरवेश की दास्तान में जिन और देव भी अपना किरदार अदा करते हैं। मलिक सादिक जुनू की बड़ी और वसी सल्तनत का बादशाह है। यह सल्तनत नज़रों से ओझल है, ओझल ज़ेर ज़मीन किसी इलाके में है। जब शहजादा मुबारक के हमराह मलिक सादिक के पास 40वां बंदर मांगने के लिए उसके मुल्क में पहुंच जाता है, तो वो किसी देव, जिन या परी को नहीं देख पाता। मुबारक सुलेमानी सुरमे की सलाइयाँ शहजादे की आंखों में फेरता है, तो फौरन शहजादा खुशरो और खुशबोश जिनू को देख पाता है। मीर अमन की तसनीफ बागो बहार का ज़माना तहरीर 1800 से 1802 है, यानी 1840 इसके बाद ही इन्होंने ये तुरंत, है ना, यानी फौरन लिखी है। ये उनकी ज़बान में पुराना पन तो है, लेकिन उनकी ज़बान में पुराना पन तो है, यानी जैसे हमने देखा कुछ मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल में जहाँ बजा हुआ है, जो आपकी किताब के एंड पे दिए हुए हैं, उनके मीनिंग्स ज़रूर देख लीजिएगा हर एक लफ्ज़ के। है, लेकिन बयान में रवानी और सलासत है। हाँ, ये चीज़ आपको भी समझ आ गई होगी कि उनके यहाँ अल्फाज थोड़े मुश्किल ज़रूर हैं, मगर उनके रवानी, उनकी सलासत का कोई जवाब नहीं है, यानी वो किस्सों को जोड़कर बहुत अच्छे से पेश कर रहे हैं, ठीक है ना। हर एक जिंदा ज़बानी इर्तिकाई अमल ऐसे गुजरती है, कुछ अल्फाज मतरूक हो जाते हैं और इनकी जगह नए अल्फाज लिए जाते हैं। लहजे में फ़र्क आ जाता है, रस्मुल ख़त में तब्दीली आती है। यही वजह है कि मीर अमन ने जो ज़बान इस्तेमाल की है वो आजकल की मुरवजा ज़बान से ज़रा मुख्तलिफ है। देखा, ये मैं आपको बोला था, जैसे इसने लिखा था अमू, हाँ, चाचा के बारे में अमू लिखा था ना, ये अरबी का लफ्ज़ है। उस टाइम पे राइज था, उस टाइम पे ये प्रेवलेंट था सोसाइटी में, बट अब नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये कहने के बाद ही जो आखिरी पैराग्राफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि जब ओवर टाइम लैंग्वेज में चेंज आता है ना, लैंग्वेज में जो रिफाइनमेंट आता है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें बदलती हैं, उसमें क्या क्या बदलता है। अल्फाज मतरूक हो जाते हैं, यानी कुछ अल्फाज जो हैं वो सिरे से ही हटा दिए जाते हैं, यानी उनका कोई यूज़ नहीं होता। जैसे उर्दू इंग्लिश में आप देखते नहीं हो, दी, दाई,
होता है आज यूज क्या? डोंट, दो, होते हैं ये यूज? नहीं होते ना यूज। बट ये इंग्लिश के वर्ड्स ही थे एक टाइम पे। तो यही अल्फाज मतरूक हो जाते हैं, यानी डिस्कार्ड हो जाते हैं और उनकी जगह नए अल्फाज आते हैं। ठीक है, जबान जब अपनी इर्तिकाई जिंदा जबान, यानी जबान जब अपनी तरक्की करती है, यानी जब अपनी रिफाइनमेंट होती है जबान में, है ना, रस्मुल खत में तब्दीलियां आ जाती हैं, यानी लिखने के अंदाज में भी तब्दीलियां आ जाती हैं। जैसे मेरे एक उस्ताद हैं, वो बार बार बोलते हैं कि इब्तदा जो है ना, इब्तदा, आज के ज़माने में एक चेंज देखो आप, इब्तदा में असल में ये हमजा आखिर में आता है, इब्तदा इंतहा, मगर आजकल लोग ना ये ऐन लिख ही नहीं रहे, ये हमजा लिख ही नहीं रहे हैं, सीधा इब्तदा लिख रहे हैं, सीधा इब्तदा लिख रहे हैं। या आपको बज़ाहिर लग रहा होगा कि ये आसान कर दिया, मगर ये एक्चुअली चार्म खत्म हो गया ज़बान का। तो ऐसी चेंज जो है वो ओवर टाइम आती रहती हैं। पिछले 1800 से कितनी आ गई होंगी आप सोचो ना, 200-250 साल पुरानी चीज़ है ये, ठीक है ना। यही वजह है कि मीर अमन ने जो ज़बान इस्तेमाल की है वो आजकल की मुरवजा ज़बान से ज़रा मुख्तलिफ है, और यही वजह है कि मीर अमन की ज़बान 200 साल पुरानी है, तो इसीलिए वो आज की मुरवजा ज़बान से थोड़ी सी मुख्तलिफ ज़रूर है। अच्छा, और एक चीज़, इन फ़ुकरों के मानी बगौर करें। जुमला क्या है? बखूबी तरतीब हुआ, इसका मतलब क्या है? अच्छी तरह से तरतीब हासिल की। हादसा बरोकार आया, हादसा पेश आया। अब ऐसे ही फ़िक्रे जो हैं उस्ताद की मदद से सबक में दर्ज झेल इस किस्म के चंद फ़िक्रे इडियम्स तलाश करें और इनके मानी नोटबुक पर लिखें। इडियम्स बोलते हैं हमको, फ़िक्रे। तो ऐसे ऐसे जो आप सेंटेंसेस हैं जिनका मकसद, जिनका मानी कुछ और है असल में, मतलब बट लिखा अलग तरीके से, जैसे हादसा बरोए कार आना, हादसा रोबकार आना, यानी हादसा पेश आना। वो कह सकता था हादसा पेश आया, बट क्योंकि उस टाइम पे ज़बान वैसी थी तो उन्होंने उसको एक फ़िक्रे में पेश किया है। तो आप इन फ़िक्रों की तलाश करिए अपने जहन के लिए, अपने समझने के लिए, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है ना। और इसमें जो एक चीज़ है, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इसमें, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था इसमें जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें अल्फाज के बारे में बात की है, अल्फाज के बारे में बात की है इसने, वो आपकी किताब में दिया है। सॉरी, अल्फाज जो है वो जो आपकी किताब में लिखा है, दो तरीके के उन्होंने बताए हैं। एक है मुफरद, मुफर्रद नहीं है ये, मुफरद है, मुफरद है, और एक है मुरक्कब, ठीक है ना। मुफरद अल्फाज वो होते हैं जो इंडिविजुअल होते हैं, यानी एक लफ्ज़ है, जैसे बादशाह, बादशाह, शहजादा, रानी, एक लफ्ज़ है ना, इसका अपना कोई इंडिविजुअल मतलब नहीं होता, ठीक है। इंडिविजुअली ये पूरा सेंस, इट डजंट मेक कंप्लीट सेंस, उसको मुफरत अल्फाज कहते हैं। वैसे ही मुरक्कब अल्फाज होता है, जो मुरक्कब, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मुरक्कब है जो कोई भी चीज़ जो दो से मिलकर बने। तो जैसे अच्छा, अच्छा बादशाह, बट अभी भी इट इज़ नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस, है ना। तो मुरक्कब और मुफरत अल्फाज जो है, इनका फ़र्क सिर्फ इतना है जो आपकी किताब में लिखा है, उसको आप अपने हिसाब से भी एक बार पढ़ लीजिएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया कि मुफरत अल्फाज किस चीज़ को कहते हैं और मुरक्कब अल्फाज किस चीज़ को कहते हैं। अब यहाँ लिखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स भर दीजिए। मुबारक शाहजादे का क्या था बताइए? हमदर्द दुश्मन भाई, हमदर्द था। ऐसे ही सवाल आपकी किताब में आएंगे। देखिए, मैंने यहाँ ग्रामर के कुछ पार्ट, ये बात, इस अनाउंसमेंट को बहुत इंपॉर्टेंटली सुनिए, बहुत अच्छे से सुनिए। मैंने यहाँ ग्रामर के कुछ पार्ट जो है ना, आपके जो लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर, आपके जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के एंड पे, ऑलमोस्ट हर चैप्टर के एंड पे ग्रामर का कुछ पार्ट दिया हुआ है, और नस्र में बिलखुसूस। तो वो ग्रामर जो है ना, ये बात मेरी लिख लीजिए, 10th क्लास के तलबा तमाम के लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रामर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रामर। वो आपको करना ही करना है, क्योंकि उसमें से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सवाल बनेंगे। या ये फिल इन द ब्लैंक्स, आप जो ये गाइड वाइड के चक्कर में पढ़ते हो ना, उससे बेहतर ये है कि आप अपनी किताब 10 बार पढ़ लो, गाइड मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है। गाइड किसी और ने बनाई है ना। देखो, किताब बोर्ड की है, पेपर भी बोर्ड बनाएगा, तो उनको पता है, वो किताब को ही रेफर करते हैं, वो किसी गाइड को रेफर नहीं करते हैं। इनफैक्ट मैंने अभी सोचा है, अगर ऊपर वाले की मर्जी हुई, मैंने सोचा है कि जो ग्रामर के आखिरी के पार्ट हैं जो आपके चैप्टर्स में हैं, उनको मैं एक शॉर्ट वीडियोस में बनाने की कोशिश करूंगा, 1 मिनट और 2 मिनट वीडियोस में बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके लिए वो एग्जाम के लिए आसान देखना भी हो, और आपको वो दिमाग में बैठ भी जाए, और आप खुद भी उसको सॉल्व करो अपने बुक में, ठीक है। मुबारक शहजादे का क्या था? हमदर्द था, ठीक है। बादशाह शहजादे को क्या को डैश था?
बादशाह शहजादे का को डैश था, दामाद बनाना चाहता था, मारना चाहता था, बादशाह बनाना चाहता था। मारना चाहता था, साफ साफ है। मुल्क मलिक सादिक ने शहजादे को डैश किया, खुश किया। ठीक है, शहजादे डैश बंदर लाना चाहता था। 40 हमने बोला ही कि 39 थे उनके पास, +1 चाहिए था, तो हो गए 40। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ से मैं स्लाइड को हट। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अब ये जो आगे आगे आखिर में जो ग्रामर का पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसको जी आप करते रहिए। ये पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आखिरी में जो होते हैं ना, इंग्लिश में हो या उर्दू में हो या किसी भी लैंग्वेज, किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो आपकी बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड बुक। देयर इज नो गाइड बुक बेटर देन योर ओन टेक्स्ट बुक। ठीक है ना। सियाक व सबाक, देखो आपको ऐसे सवाल आते हैं, मैंने इसलिए यहाँ डाला है ताकि आपको पैसेज की प्रैक्टिस भी हो जाए। सियाक व सबाक के साथ मुसन्निफ का हवाला देकर दर्ज झैल पैराग्राफ का महासिल यानी समरी लिखनी है। अब सियाक व सबाक का हवाला देना है। सियाक व सबाक का हवाला देने में क्या करोगे आप? सियाक व सबाक का हवाला देने में आप करोगे कि ये पहली बात तो ये बाग व बहार का जो हमारे चैप्टर है, किस्सा चार दरवेश, उससे लिया है ना। इसके मुसन्निफ कौन है? मीर अमन साहब है, मीर अमन साहब है ना। मीर अमन साहब इसके मुसन्निफ हैं। ये आप ऐसे लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे कि वो अपनी सली ज़बान के लिए बहुत मशहूर है, उन्होंने एक किताब फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत लिखी है ना। इतना ये सब भी लिख सकते हो आप। फिर आप ये पैराग्राफ पढ़ो। पैराग्राफ में क्या, जब तक शहजादा जो मुल्क इस तख्त उच्छत्र का है, जो नौजवान हो, इससे शऊर संभाले और अपने घर देखे भाले, तुम उसकी नयाबत कचियो। देखो, अब आपको खुद पता होना चाहिए कि किसका है। आप हो सके तो उसको खुद भी सॉल्व करिए, मगर अब मैं क्योंकि यहाँ वीडियो में ले आया हूँ इसको, इन चीज़ों को ना चैप्टर पढ़ने के बाद सॉल्व करने की कोशिश किया करें आप। ठीक है ना। ये अब इसकी समरी लिखनी है आपको। मैंने आपको बता दिया कि स्टार्ट कैसे करना है, कि ये जो इक्तिबास है, ये हमारी किताब उर्दू जमात 10वीं जमात की उर्दू किताब से लिया गया है, जो जिसमें सबक है किस्सा चार दरवेश, जो दरअसल एक उर्दू दास्तान है जिसके मुसन्निफ मीर अमन साहब हैं। और इस पैराग्राफ में यानी इस सियाक में या इस इक्तिबास में जो है वो मंजर पेश किया गया है कहानी का, जहाँ पर बादशाह अपने मरते वक्त अपने छोटे भाई को वसीयत कर रहा है कि उसके बेटे को उसकी हुकूमत दे देना जब वो बालिग हो जाए। तो इसी तरह इसका जो है ये सारी चीज़ें जो है, उसकी शादी और उसकी शादी जो है अपनी बेटे से करवा देना, ये सारी चीज़ें जब आप 5 लाइन में लिखोगे, 5-7 लाइन में लिखोगे, वो उसकी समरी होगी, वो उसका मुहासिल होगा। दैट्स इट, दिस इज इट। ऐसे ही करना है चीज़ों को। ठीक है ना। मैं आपको आंसर राइटिंग भी साथ साथ थोड़ा बहुत ओरिएंट कर रहा हूँ उस चीज़ से कि कैसे चीज़ों को पेश करना है सिस्टमैटिकली। ठीक है। दर्जे झैल अल्फाज को मिलाकर सही जुमले बनाइए। ये भी आ सकता है जम्बल सेंटेंस, जैसे आपको इंग्लिश में आते हैं। मलिक सादिक जुनू का बादशाह था, है ना। 1 जुनू का, जुनू 2 का, 3 बादशाह, 4 था, 5। ठीक है ना। वैसे ही 10वीं पढ़ाता मैं, जमात हूँ मैं 1, 10वीं 2, जमात 3, मैं 4, पढ़ता 5 हूँ। ठीक है, करेक्ट सेंटेंस। किनारे दरिया मेरा मदरसा वाका के है। मेरा मदरसा, दरिया 3, किनारे 4, वाका 5। ओ सॉरी, यहाँ गलत हो गया इस वाले में। देखा, इसने जल्दबाजी नहीं करनी है। मेरा 1 हो गया। ठीक है। मदरसा यानी स्कूल 2, दरिया 3, के 4, किनारे 5, हाँ, वाका 6 है 7। ठीक है ना। अब ये 2 सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इनको आप अपने हिसाब से असेंबल कर लीजिए, इनको अपने हिसाब से जो है आप ये कर दीजिए। और इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है वो इख्तिताम को आता है। ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहें।
हमारी टीम के साथ जुड़े रहें और बहुत सारा कंटेंट आपके लिए मुझे पूरी उम्मीद है मैं लेकर आऊँगा, चाहे वो शॉर्ट लेक्चर्स हों या मैंने नोट्स पर सोचा है, जैसे मुझे बहुत सारे डीएम्स या बहुत सारे मैसेजेस या बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि नोट कैसे याद करें, तो मैंने अभी सोचा है कि मैं इनोवेटिव तरीके से थोड़ा सा 1 मिनट ऑन ईच नोट करने की कोशिश करूँगा। जैसे इंपॉर्टेंट नोट्स जो है, जैसे गालिब है, मीर है, नज़्म है, गज़ल है, उन पे 1-1 मिनट में आपको समरी, ताकि वो 5 पॉइंट जो आपको मैं 5 पॉइंटर्स दूँ 1 मिनट में, वो 5 पॉइंटर्स आपके दिमाग में बैठ जाएँ और एग्जाम में उन्हीं 5 पॉइंटर्स को यूज़ करके आप अपना नोट जो है बहुत अच्छे से लिखें और अपने इमला की प्रैक्टिस करिए, अपने लिखने की प्रैक्टिस करिए। हर दिन 10 से 15 मिनट लिखने की कोशिश करिए। मैं लोगों को अक्सर ये बता रहा हूँ, अपने डीएम्स में हूँ या कमेंट्स में हूँ, किसी दोस्त को पकड़िए और उससे डिक्टेशन करवाइए, उसको बोलिए एक पैराग्राफ डिक्टेट करिए, आप उसको लिखिए, फिर उसको आप डिक्टेट करिए, वो लिखेगा, फिर एक दूसरे की गलतियाँ निकालिए कि कहाँ इमला की गलती है, कहाँ पर है की गलती है, क्योंकि किताब से ही लीजिए, किताब से बाहर मत जाइए, पूरी किताब ही आपका सिलेबस है। थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड हमारे साथ जुड़े रहिए एग्जाम तक, हम आप आखिरी मरहले तक आपका साथ देंगे। थैंक यू सो मच, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।